नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और कोर्ट कचहरी की खास खबरें। विधि विधान के तहत हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से देश के लोगों को गणतंत्र दिवस का तोहफा दिया है। गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1000 से ज़्यादा फैसलों का हिंदी और उसके अलावा कई लगभग रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद जनता को तोहफे के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ESR पर आप इन फैसलों को देख सकते हैं। गुरुवार को 1000 से ज़्यादा फैसलों का हिंदी और उसके अलावा पूर्वोत्तर की खास भाषाएं जैसे ओडिया, असमी, खासी, गारो, इसके अलावा पंजाबी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, ओडिया, तमिल, इन सब भाषाओं में उसका अनुवाद होगा। इसके अलावा इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, यानी अन्य भाषाओं में भी सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले लोगों को मिलेंगे। चीफ जस्टिस ने भी बोला है कि सिर्फ कानून को, अदालतों को जनता के द्वार तक नहीं, अदालत के फैसलों को भी जनता के द्वार तक पहुंचा रहे हैं। कानून मंत्री ने भी कहा है कि इसमें अत्याधुनिक तकनीक के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि जनता तक वो फैसले जाएं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा कि अभी जो अंग्रेजी की बहुत खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में लिखे हुए फैसले होते हैं 99.9% जनता की समझ में नहीं आते। तो इन फैसलों को जनता के करीब लाया जाए, यानी न्यायपालिका जनता के साथ और ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता बनाए। कतार में, न्याय की कतार में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचने का ये भी एक बहुत बड़ा जरिया होगा। पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट ने जो समन जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि गाजियाबाद हाई कोर्ट इसकी सुनवाई ना करे, सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट भी इस मामले में 226 के तहत सुनवाई कर सकता है, आप सीधे यहाँ क्यों आए। इस पर राणा अयूब की वकील वृंदा ग्रोवर ने दलीलें दी और उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट तो बॉम्बे में है और यहाँ गाजियाबाद में उन्हें समन किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, हम इस मामले को सुनेंगे 31 जनवरी को, तब तक गाजियाबाद कोर्ट इसे ना सुने। उपहार सिनेमा कांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए अंसल बंधुओं को मिली 7 साल की सजा घटाकर 8 महीने करने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को करेगा। आपको एक बार याद करा दें, इतिहास में ले चलें कि 26 साल पहले 13 मई 1997 को यह हादसा हुआ था और उसके लगभग 26 साल बाद, उससे 1 महीना पहले 13 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा कि अंसल बंधुओं ने जो छेड़छाड़ की थी अदालती दस्तावेजों में, उस पर उनकी सज़ा क्यों घटाई गई है, उसको या तो उतना ही रखा जाए, उससे बढ़ाया जाए। दिल्ली की आबकारी नीति बहुत महीनों तक चर्चा में रही और अभी तक ये जिन्न पीछा नहीं छोड़ रहा है दिल्ली सरकार का भी। आबकारी नीति मामले में आरोपी विजय नायर, विनोय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू, अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और अब 9 फरवरी को दोपहर बाद 4 बजे अदालत ने फैसला सुनाने का वक्त मुकर्रर किया है। आगे की और हेडलाइंस यानी मुख्य खबरें अनिशा माथुर बता रही हैं। स्वागत है आपका आज के विधि विधान बुलेटिन में। एक जो बड़ी खबर है जिस पर हम थोड़ा आगे चर्चा भी करेंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस के बाद केंद्र सरकार ने सीनियर एडवोकेट नीला केदार गोखले को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नीला गोखले के साथ साथ राष्ट्रपति की जिन नामों को मंजूरी मिली है उनमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में श्रीमती P वेंकट ज्योतिर्मयी और V गोपाल कृष्ण राव हैं, जिन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। लेकिन अभी भी जो 5 जजों की नियुक्ति पर कोलिजियम ने दोबारा रिकमेंडेशंस दी थी, उस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि ये भी याद रखिएगा कि ये जो नाम है, इतने सारे नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने पिछले महीने भर में जो केंद्र सरकार को भेजे थे, इनमें से सिर्फ अभी 3 नाम हैं जिनको बतौर अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है अभी तक। और जो आज की बड़ी खबर है जिस पर आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, वो है कि लखीमपुर खेड़ी कांड में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं,
उनको अंतरिम जमानत 8 हफ्ते की दी गई है, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नया काम भी किया है कि लखीमपुर खीरी कांड में आपको याद होगा कि एक तरफ तो आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप लगा था कि उनके मौजूदगी में जो गाड़ियां थी वो धरना देते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए किसानों के बीच में गाड़ी गई, कई किसानों को चोटें लगी, कुछ की मौत भी हुई, और उसके बाद गाड़ी में जो लोग थे उनके ऊपर किसानों ने प्रहार किया, वहां उस गाड़ी के ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो क्रॉस एफआईआर्स थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें भी आई। आशीष मिश्रा ने जमानत याचिका डाली हुई थी कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इसमें 200 से ज्यादा विटनेसेस हैं जिनको एग्जामिन करना है, इतनी आसानी से ये केस खत्म नहीं होगा। और संजय जी, आपको याद होगा इस मुद्दे में कोर्ट के सामने ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि 200 विटनेसेस हैं, कम से कम 4-5 साल लगेंगे केस की सुनवाई में ही। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल जस्टिस देने के लिए अंतरिम जमानत हम 8 हफ्ते की दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रखेंगे, उन लखीमपुर में कदम तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, वो उत्तर प्रदेश के बाहर ही रहेंगे। अगर हम साधारण जबान में कहें तो उनको उत्तर प्रदेश और दिल्ली से तड़ी पार कर दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि ना वो दिल्ली में रहेंगे, चूंकि उनके पिता केंद्र में मंत्री हैं तो वो किसी तरह का दबाव बना सकते हैं। ना वो दिल्ली में रहेंगे, ना वो उत्तर प्रदेश की सरहद में रहेंगे, यानी दोनों राज्यों से तड़ी पार रहेंगे। और ये मुझे लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना जमानत अर्जी के उन किसानों को भी सुओ मोटो लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट आमतौर से ऐसे कदम नहीं उठाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक समग्र न्याय के मंशा से कोर्ट ने कहा कि एक संतुलन होना चाहिए। अगर इनको जमानत मिल रही तो वो अंदर क्यों रहें, जब जो सबके ऊपर वैसे ही इल्जाम है जिनके ऊपर इस तो केस में सिर्फ इसलिए उनको राहत ना मिले कि वो कोर्ट तक नहीं आ पाए हैं। कोर्ट ने अपनी तरफ से ये स्वतः संज्ञान लेते हुए उन 4 किसानों को भी अब इसी तरह से 8 हफ्ते की जमानत दे दी गई है। हालांकि उन किसानों के ऊपर इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है कि वो लखीमपुर नहीं जाएंगे या उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं था कि वो किसी को दबाव में ले आएंगे या वो किसी के ऊपर। किसानों के पास उनके पिता मंत्री भी नहीं है सरकार में, ना बड़े अफसर हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर मोनू, आशीष मिश्रा मोनू और इनके परिजन या पहचान वाले कोई भी गवाहों से संपर्क करने की कोशिश की, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, उन पर प्रभाव दिखाने की कोशिश की, तो स्वतः आशीष मिश्रा मोनू की अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी। इस चेतावनी के साथ उनको दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आशीष मिश्रा मोनू अपनी जहां पर वो रहेगा ठिकाने अगर बदलेगा तो उसकी जानकारी लोकल कोर्ट को देगा, लोकल पुलिस को देंगे, प्रशासन को देगा और एसएचओ के सामने जाकर हाजिरी जरूर लगाएंगे। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि वो इस पर अपनी निगरानी छोड़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तब तक इस पर अपनी निगरानी रखेगा जब तक एक तार्किक निर्णय इस पूरे मामले में ना हो जाए। यानी कोर्ट ने पूरा एक पुख्ता इंतजाम किया है। हमारे 2 खास मेहमान हैं, जिसमें एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र याचिका दी थी और उस पत्र याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस मामले में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और दूसरे हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। किसानों के और इस तरह के कई सारे मामले हैं जिनमें वो अपनी भूमिका अदा करते हैं न्यायिक अधिकारी के रूप में। तो इन दोनों से हम बात करेंगे। त्रिपाठी जी और शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप हमें हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सरल भाषा में समझा सकें। 2 पहलू हैं इस मुद्दे के। एक तो ये कि आशीष मिश्रा जो हैं वो किसके बेटे हैं, उनका इतना दबदबा है, इन्फ्लुएंस है, उसको देखते हुए कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, कुछ तरीके निकाले हैं ताकि ये आरोप ना लग सके कि किसी विटनेस को, किसी गवाह को, किसी पीड़ित को के ऊपर दबाव बनाया गया। एक तरफ तो ये बात है। दूसरी तरफ बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप ये लिया है कि किसानों को, जिनके ऊपर मर्डर का केस लगा है, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको भी स्वतः संज्ञान लेकर जमानत दे दी गई है, और बिना शर्त के। अभिषेक जी, आप कैसे देखते हैं इसके निहितार्थ क्या है कानून की निगाह में? देखिए, आया है कि इनके बेटे हैं, देयरफॉर ही इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस एंड देयरफॉर दिस कंडीशंस आर देयर। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था, विक्टिम्स की तरफ से भी यही कहा गया था कि बहुत दबदबा है उनका वहां पर, उनका स्वयं का भी और इसलिए वो उनके पिताजी का लगातार भी। कह रहे थे हमने पीड़ित देखा इतने दिनों तक सुनवाई चली है। नहीं, वो उसमें ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि बहुत दबाव है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है और ही इज लाइकली टू क्रिएट प्रेशर, ऐसा एक्सप्रेशन था। ऐसा नहीं कि दबाव है, दबाव का अगर कोई एविडेंस होता तो सुप्रीम कोर्ट शायद कुछ और ऑर्डर करता, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। कोर्ट के सामने बहस के दौरान, अभिषेक बहस के दौरान ये जरूर आया था कि उन्होंने गवाहों को धमकाया है और इन्होंने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी, तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा विरोध का। और बीच में एक बात अगर आपको याद हो, दुष्यंत दवे जो विक्टिम्स के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कुछ गवाहों के ऊपर को धमकी बाकायदा दी गई है, कुछ गवाहों के ऊपर अटैक हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिया था। कोर्ट की इतनी शर्त लगाने का मतलब यही होता है कि कोर्ट ने उन सारी दलीलों को कहीं ना कहीं कंसीडर किया है। खैर, अभिषेक जी आप कुछ कह रहे थे इस मुद्दे पर, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत ही वेलकम ऑर्डर है, मैं कहूंगा वेलकम ऑर्डर। मैं आशीष मिश्रा के एंगल से नहीं बोलता हूँ, ये जनता की दृष्टि से बहुत ही वेलकम ऑर्डर है। हमारे यहाँ जो कन्विक्शन का रेट है वो अराउंड 6% से 7% के बीच में है। मैं एक छोटा सा उदाहरण साइड का देता हूं। अभी 2 दिन पहले एक आपने न्यूज चलाया था कि एक कार्टूनिस्ट जो है वो 10 साल मुकदमा झेल कर अभी वो फ्री हुआ है बंगाल में। हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस में ये जो स्टिंग है कि आप किसी पर आरोप लगा देते हैं, उसको जमानत नहीं मिलता है, वर्षों तक वो जेल में रह जाता है, ये इकलौता स्टिंग है जो जिसके चलते क्रिमिनल केसेस का अब्यूज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है ये बहुत ही वेलकम ऑर्डर है, और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे ऑर्डर को दूसरे केसेस में भी आना चाहिए। जब कोर्ट को ये लगता है कि 200, मैंने देखा है 208 ओरल विटनेसेस, 171 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 17 साइंटिफिक एविडेंस, 7 फिजिकल एविडेंस, 24 एफएसएल रिपोर्ट, इतना प्रूव करना है। जो ट्रायल कोर्ट ने खुद कहा है कम से कम 5 साल लगेगा, ये कहा है कम से कम, इतने में हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये 5 साल से बढ़कर 10 साल भी हो सकता है। हम अभी उसको आशीष मिश्रा को या ये जो 4 किसान हैं ये सजा याफ्ता नहीं है, इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है कि हम इनके इंकार्सरेशन को सपोर्ट करें। अभी तो आज की तारीख में दे आर ऑल एक्यूज, ये सिर्फ अंडर ट्रायल्स हैं। इनके केस में भी इनके लिबर्टी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और दोनों साइड की लिबर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए केस एंड काउंटर केस दोनों है। 219 नंबर एफआईआर जो है वो किसानों ने दर्ज कराया है, 220 नंबर एफआईआर जो है वो काउंटर केस है। कोई ना कोई घटना तो हुई है, और ऐसा नहीं होगा कि एक ही दोनों पार्टी सच बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो क्या 5-7 साल तक क्या हम किसी को कस्टडी में रखकर और उसके बाद हमें एक सुबह कहें कि हाँ भाई ठीक है वो 7-8 साल आप जेल में रहे, बहुत कोई माफी चाहते हैं तो आप घर जाइए। 8 साल, एक जवानी के 8 साल में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है किसी आदमी का। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा व्यू लगभग हर केस में लेना चाहिए और राइगरस कंडीशंस के साथ बेल देना चाहिए। मैं मानता हूं अभी पीछे पीएमएलए के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने निकेश शाह के केस में बिल्कुल इसी व्यू को लिया है कि हमें इसको एक थोड़ा सा लिबरल भी होना चाहिए हमें बेल के मामले में। सिर्फ शुरू में ही जेल में रख देना ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। क्रिमिनल लॉ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर ट्रायल और उसके बाद कन्विक्शन और एक्विटल का नाम है। बिना ट्रायल के, बिना अभी इन्वेस्टिगेशन भी कंक्लूड हो चुका, चार्जशीट आ चुका, चार्जेस फ्रेम हो चुके, अब सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन होना, एविडेंस इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होना बाकी है। इन केसेस के लिए एक्यूज्ड को सिर्फ कि आप अभी आपके केस में एविडेंस चलेगा 10 साल तक चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है, आप फिलहाल कस्टडी में रखिए, ऐसे इंटरप्रिटेशन को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का है, सवाल हम आपके पास भी लेकर जाते हैं। एक तरफ तो आशीष मिश्रा को जो रिहाई मिली है 8 हफ्ते के लिए, वो एक तरफ है। किसानों को भी इस, आपको अब हमारी आवाज आ रही है अभिषेक जी? त्रिपाठी जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी त्रिपाठी जी? किसानों के लिए भी सो मोटो स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट ने 4 लोगों को जमानत दी है, अंतरिम जमानत ही भले हो कि 8 हफ्ता आप भी घर जाएं, अपने परिवार के साथ रहें, जो भी आपको करना है कीजिए। 8 हफ्ते की इंटरिम जमानत आपको भी है क्योंकि ये केस इतना लंबा चलना है। आप त्रिपाठी जी ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ दाल में काला है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? त्रिपाठी जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। त्रिपाठी जी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। जब तक हम त्रिपाठी जी जब तक आप अपनी आवाज
का कुछ उपाय करते हैं। अभिषेक जी आप इस थोड़ा आप हमें समझाएं कि जिस तरह से किसानों के लिए भी इसमें कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, ऑर्डर पारित किया है, सुओ मोटो लेकर, वो भी उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो जूरिस्प्रूडेंस है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कॉग्निजेंस में ऐसा कुछ भी आता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है या किसी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है, तो उसी स्पेसिफिकली उसी के लिए आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि आप सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज करिए और ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करिए जिससे कंप्लीट जस्टिस हो सकता हो। जो हमारे संजय जी ने बहुत अच्छा उसके लिए वर्ड यूज किया है, समग्र न्याय। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल वही है, समग्र न्याय करने के लिए जो भी ऑर्डर उचित होगा सुप्रीम कोर्ट को पास करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मुझे लगता है ये कई मामलों में इसका हवाला दिया जाएगा और ये ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, क्योंकि ये पाथ ब्रेकिंग टाइप का मामला है और इसमें ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर लगता है, लेकिन आगे और कई मामलों में लोग न्याय पाने के लिए इस फैसले का, इस आदेश का हवाला देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी ऐसा किया था तो इसमें किया जाए। और ये वो मामला है, ऑर्डर में भले नहीं है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत तल्ख टिप्पणियां कर चुका है राज्य सरकार पर, जांच एजेंसियों पर, उनकी नीयत पर सवाल उठा चुका है और ये कह चुका है कि आप जिस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। कोर्ट ने वहां राज्य सरकार की बनाई हुई कमेटी भंग करके अपने कमेटी बिठाई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये लगता है कि हम सीधा सीधा ये खारिज नहीं कर सकते कि कोर्ट ने इन्फ्लुएंस को नहीं माना है। कोर्ट ने इन्फ्लुएंस माना है तभी तो इतने सारे उपाय किए थे। जी बिल्कुल संजय जी, हम ये देख रहे हैं पिछले साल भर में जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है कि बार बार ये मुद्दा उठता है कि एक तरफ आप इन्फ्लुएंशियल इंसान की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप सवाल उठा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह से इस केस में सुनवाई में देखा, कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आपने जीपीएस जो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड के हिसाब से कहाँ पर कौन कहाँ था आशीष मिश्रा की तरफ से, जबकि लगातार बार बार यही दलील दी गई कि वो तो वहां थे ही नहीं जहां पर ये कांड हुआ। पर सवाल तो यही है कि कुछ तो हुआ, लोगों की मृत्यु हुई है, एक नहीं दो नहीं 5-6 लोगों की जान गई है, कई लोगों को चोटें लगी हैं। और क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें इंटरफियरेंस हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के वकीलों ने खुद कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियरेंस हुई है, इन्वेस्टिगेशन धीरे हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद प्रोटेक्शन दी है, जो गवाह हैं, जो विटनेसेस हैं, उनको, विक्टिम्स की जो फैमिलीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है। त्रिपाठी सर, आपकी अगर आवाज, मेरी आवाज तो जा रही है, त्रिपाठी जी की आवाज आई कि नहीं? त्रिपाठी जी आप हमें सुन पा रहे हैं? त्रिपाठी जी, हम आपसे एक टिप्पणी ले। अभिषेक जी, हाँ जी, त्रिपाठी जी की आवाज अभी भी बंद है। अभिषेक जी, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस मुद्दे पर? 208 ओरल विटनेस कहाँ से आए? अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं था तो ये 208 ओरल विटनेस कहाँ से आए हैं? 171 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसने कलेक्ट किया है? ये 17 साइंटिफिक एविडेंस किसने कलेक्ट किया है? 24 एसआईटी ने करा है ना, तो क्योंकि शुरुआत में भी और बाद में भी कई बार सवाल उठे। नहीं, ये देखिए ऐसा है, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, वो तो उसके बारे में हम वकीलों, आरोप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप की बात है। त्रिपाठी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आप माफ कीजिएगा त्रिपाठी जी, आपने म्यूट कर रखा है खुद को, जूम को आपने म्यूट कर रखा है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि इस आरोप माइक का साइन बना हुआ उसको हटाइए। आरोप प्रत्यारोप की बात पर आपकी जो याचिका थी उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। आपने क्या कहा था? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? साइड में माइक बना हुआ, माइक पर ऐसे क्रॉस लगा हुआ, उस क्रॉस को हटाइए, टिप करना पड़ेगा। खैर, जब तक त्रिपाठी जी कनेक्ट हो पाते हैं, अभिषेक जी आप माफ कीजिएगा, आपके पास ही वापस आते हैं हम इस मुद्दे पर। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की झड़ी हमने देखी है इस मामले में, जिस तरह से ऑलमोस्ट सवा साल किसान आंदोलन भी चलता रहा, उसके ऊपर आक्रोश भी काफी हुआ, उस समय काफी कुछ कहा गया। संजय जी, आप और हम दोनों ही सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। जिस तरह से उस वक्त का आक्रोश था,
किसानों का एक तरफ से और दूसरी तरफ उन लोगों का जिनको किसानों के लगातार हो रहे आंदोलन से आपत्ति थी, ये कह रहे थे कि ये इस तरह का झूठा आंदोलन क्यों चल रहा है। दोनों तरफ से आरोप लगे थे। किसान कह रहे थे कि ये काले कानून है, इनको हमें बर्दाश्त नहीं, सरकार हमारी सुन नहीं रही। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। अभिषेक जी, अब इतने समय बाद जब ये ट्रायल पर फाइनली घड़ी आई है, तो ये जो पिछले इतने समय का आरोप प्रत्यारोप अलग अलग तरह से जो मुद्दे उठे, उसका क्या आपको कोई असर पड़ता दिख रहा है इस पूरे इस बेल के ट्रीटमेंट पर? पार्शियल, एब्सोल्युटली पार्शियल कोर्ट होगा। ट्रायल कोर्ट में ये नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया, एसआईटी ने ऐसा किया, ये सब आरोप प्रत्यारोप का वहां कोई स्कोप ही नहीं है। वहां तो ट्रायल कोर्ट के आगे सिर्फ एक ही चीज का स्कोप है कि क्या एविडेंस रिकॉर्ड पर आया है और उस एविडेंस से क्या प्रूफ होता है और क्या डिस्प्रूव होता है। बस ये ट्रायल कोर्ट के सामने सिर्फ यही एजेंडा रहेगा। ट्रायल कोर्ट के सामने ये नहीं रहेगा कि किसानों का आंदोलन सही था, नहीं था, ये कि मोटिवेटेड था, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था या बिल्कुल सीओ मोटू था। ये सब क्वेश्चन ट्रायल कोर्ट के आगे कतई नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि इधर जो आप देखें अगर तो आशीष मिश्रा के खिलाफ जो आरोप लगे थे, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई संजय जी, अगर आपको याद हो तो वो भी देखें, एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट यही था कि जो गाड़ी भीड़ में घुसाई गई वो जानबूझ के घुसाई गई, क्योंकि उस इंसिडेंट के कुछ दिनों पहले ही ये कहा गया था कि ये जो किसान सड़कों पे आ रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो क्या इस चीज का भी कोई असर आपको लगता है कि पड़ेगा? ये जो एलिगेशन है कि फलाने ने गाड़ी घुसाई या नहीं घुसाई, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो अब ट्रायल कोर्ट इस पे डिसीजन लेने वाला है अपने एविडेंस के बेसिस पे। आज की स्थिति में इसके बारे में कोई भी कमेंट करना रूल ऑफ सब जुडिस का वायोलेशन होगा, इसीलिए हमें उससे बचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बिना एविडेंस लीड हुए, उनको पढ़े हुए अप्रिशिएट किए अब फाइनली कुछ भी बोला जाना उचित होगा। ट्रायल कोर्ट को ही पहली बार कमेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें आ चुकी हैं ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में ये बार-बार मुद्दा उठा है, रिकॉर्ड पर आ चुका है, रिकॉर्ड पर आ चुका है ये बार-बार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये आया तब कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ने क्या दिखाया उस पर भी बहस हुई। जो अगर आपको याद हो कि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहत की जो आशीष मिश्रा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर आप सीडीआर निकाल के देखें, अगर आप लोकेशन निकाल के देखें, तो आशीष मिश्रा उस जगह पर थे ही नहीं। दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और विक्टिम्स की तरफ से बार बार ये कहा गया कि देखिए वो सीडीआर के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ। लोगों ने आशीष मिश्रा को वहां पर देखा है। चश्मदीद गवाह जो है उन्होंने देखा है। अब ये भी देखना होगा कि जो इतना चार्ज एटमॉस्फेयर वहां पर था, उसकी वजह से आज भी अगर हम इस मुद्दे पर बात करते हैं तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग जाती है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? शिवकुमार त्रिपाठी जी की आवाज आई। जो बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल होता है कहीं पर भी, या वो ट्रायल कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है वो होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, या कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी जो एप्लीकेशन होता है, बेल एप्लीकेशन प्रिमा फेसाई एविडेंस प्रिमा फेसाई केस दिखाया था कि बनता है या नहीं बनता है, क्या सच क्या लग रहा है दूर दूर से, प्रिमा फेसाई प्रथम दृष्टया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज के जो ऑर्डर में कहा है, इन व्यू ऑफ टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट वर्जन्स वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सप्रेस एनी फाइनल ओपिनियन। कोर्ट ने कोई भी फाइनल ओपिनियन नहीं, कोई कोर्ट फाइनल ओपिनियन देता भी नहीं है बेल एप्लीकेशंस के बेसिस पे। बेल एप्लीकेशंस में क्या आर्गुमेंट्स लीड किए गए और सामने से क्या जवाब आया, ये ट्रायल में बिल्कुल मायने नहीं रखता। ट्रायल में तो सिर्फ वही चीज मायने रखता है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल क्या मटेरियल ऑन रिकॉर्ड प्रूव किया गया एज पर एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, बस वही मायने रखता है और उसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। तो अब आशीष मिश्रा गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, कोई गाड़ी किसी भीड़ में घुसी या उस भीड़ में घुसने की वजह से कुछ लोगों का दुखद मौत हुआ, ये सारे क्वेश्चंस अब ट्रायल कोर्ट के आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो सबमिशंस हुए हैं, अब ट्रायल कोर्ट में उनको कतई नहीं देखा जाएगा। ट्रायल कोर्ट में अब सिर्फ जो 208 ओरल विटनेसेस आए हैं, जो 171 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ इन्हीं को देखा जाएगा अब। बिल्कुल जी। एक बार हम दोबारा कोशिश करते हैं, त्रिपाठी जी अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप कोई टिप्पणी अगर आपकी तरफ से हमें मिल सके। त्रिपाठी जी की आवाज अभी भी त्रिपाठी जी अनम्यूट कर लिया उन्होंने।
अनम्यूट उन्होंने किया हुआ है। त्रिपाठी जी, एक हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका जो ब्लूटूथ माइक है आप उसको ऑफ कर दें और स्पीकर से ही बात स्पीकर के थ्रू बात करें। हाँ। क्योंकि हमें लग रहा है कि इसी वजह से हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है और हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी कोई टिप्पणी हमें आपकी कोई टिप्पणी आपको आ रही है? सीधी बात करना चाहेंगे। अब आई आपकी आवाज। आपने याचिका लगाई थी, अब आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये याचिका उस समय लगाई गई थी जब ये लग रहा था कि सरकार जो है इस पे कोई निर्णय नहीं ले पाएगी और सरकार जो है प्रभाव में है मंत्री जी के, जिसके कारण जो याचिका लगाई गई थी। किसान बड़े दबाव में थे, आपको पता होगा किसानों की हत्या होगी और उन्हीं के ऊपर केस लगाए जा रहे थे। ये तो बड़े दबाव में जब सारे किसान यूनियन बैठे थे तब जाके 219 की एफआईआर किसानों की दर्ज हुई थी जी। और इस एफआईआर में जब उनका नाम आया, मंत्री जी के नाम का भी किया। आपने देखा होगा कि मंत्री जी का भी नाम जो है उस जो उन्होंने जो दी थी कंप्लेंट फाइल की थी उसमें मंत्री जी का भी नाम था, टेनी जी का, लेकिन उस पर तो कोई विचार अभी तक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जो है उन्होंने भी क्रॉस एफआईआर कराई 220 की, जिसमें उन्होंने किसानों को भी दोषी बना दिया। और आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया तो इन्होंने क्या किया, 219 के केस की पैरवी कम कर दी और 220 में किसानों को खिलाफ कार्रवाई ज्यादा करने शुरू कर दी थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट नाराज भी हो गई थी और उन्होंने कहा भी था कि आप एक ही उस पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तब जाके उन्होंने जब थोड़ा सा उसको किया तब जाके, और आपने देखा होगा कि उसी बीच गवाहों को भी धमकी मिल रही थी। और होली के दरमियान आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको कोर्ट के सामने लाया भी गया था कि जो गवाह ने कहा कि जो है मारने का प्रोग्राम था पूरा। इन सारी उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले जब देखा कि स्टेट की पुलिस करने में सक्षम नहीं है, जो उन्होंने एसआईटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने अपग्रेड एसआईटी बनाई थी जिसमें उन्होंने एडीजी रैंक के और डीआईजी रैंक के लोगों को रखा था। हाँ, उसके अगवा भी बदल दिए थे, उसमें दूसरे जज को उन्होंने। और आपने देखा होगा कि जो पुरानी एसआईटी की जो एसआईटी हेड थे उपेंद्र अग्रवाल जी ने, उन्होंने कहा था कि अभी मैंने जब मंत्री जी के बेटे से कुछ, मंत्री जी के बेटा तो नहीं, उन्होंने कहा जब मैंने एक्यूज से पूछा तो उसने जो है साफ साफ नहीं बताया हमको। उनका भी कहना था कि ये अभी अपनी बातें नहीं खोले जिस रात में उनकी गिरफ्तारी की बात आ रही थी। और आपने देखा होगा उसके सारी बात आगे बढ़ने के बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सरकार को कि आप अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। जी बिल्कुल। इन सारे प्रकरणों को देखते हुए याचिकाकर्ता के तौर पे कितने संतुष्ट हैं कोर्ट के इस फैसले से? आज क्योंकि कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है वो, खैर आपकी जो मूल याचिका थी वो अलग थी, वो आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए डाली थी। ये अब बिल्कुल ही दूसरी याचिका है जहां पर जमानत की अर्जी लगी थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये बिल्कुल अलग अलग अर्जियां हैं, ये बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। तो लीगली जब हम इस चीज को देखते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए याचिका थी और जो अभी तक पीआईएल ओपन है कोर्ट के सामने, इस पर मॉनिटरिंग हो रही है कि लखीमपुर खीरी में उस दिन क्या हुआ उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, वो एक अलग मुद्दा है। ये जो आज जिस याचिका में फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, वो जमानत याचिका थी जो कि आशीष मिश्रा और मोनू ने अपनी जमानत के लिए डाली थी, क्योंकि उनके ऊपर दफा 302 का और चीजों का और भी अन्य चीजों के आरोप जो है उसके अंतर्गत ट्रायल शुरू हो चुका है। लेकिन त्रिपाठी जी, हमने अपने दर्शकों को तो ये समझा दिया है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग याचिकाएं हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। लेकिन क्योंकि आप इस याचिका को लेकर आए थे कोर्ट में, आज जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया है, एक तरफ आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत और दूसरी तरफ किसानों को भी अंतरिम जमानत, उसको आप कैसे लेकर नहीं पहुंच पाए थे? तो कितना बड़ा, मेरा ये मानना है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया है अब उसको तो हम लोगों को स्वीकार करना होगा। लेकिन मुझे ये मानना था कि इनको बेल मिलना किसानों के प्रति थोड़ा सा वो लगेगा, किसानों को ये लगेगा कि कोर्ट को इनको अभी बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये प्रभाव में रहेंगे। जैसे कोर्ट ने इनको बाउंड तो कर दिया है कि आप दिल्ली में नहीं रहेंगे, यूपी में नहीं रहेंगे, लेकिन देखिए जिनके पिताजी केंद्रीय मंत्री हो, गृह राज्य मंत्री हो, वो तो कहीं से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जी, इतना तो माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने रेस्ट्रिक्शन बहुत लगाई है कि आप जो वहां पे जाके आपको अपना अटेंडेंस देना पड़ेगा, जहां भी रहेंगे लोकेशन देना पड़ेगा। अगर आपने गवाहों को प्रभावित किया तो आप बेल के
ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो सकती है, तो सारी चीजें हैं। तो इसका लेकिन डर तो कई रहेगा लोग ना, होते चाहे हैं। कानून, चाहे वो मंत्री हो या कोई हो, इन शर्तों का डर तो रहेगा। गवाहों ने जाके अगर शिकायत कर दी कोर्ट को तो तुरंत बेटा अंदर हो जाएगा उनका। बड़ी मुश्किलों से तो, मुझे मन्नतों से तो बाहर निकला है। कोई ऐसा गरम गरम आलू मुंह में रख लेंगे तो उनकी तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कितना भी आपने देखा, कितनी बार हो चुकी है, तो केस इतने प्रकरण में कितनी बार आ चुका है कि उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की है, और जी। मुझे नहीं लगता है, और ये चाहते थे कि केस ये लंबा चले, इनका प्रोसेस, इनकी जो प्लानिंग है, ये केस त्रिपाठी लंबा जी, चले। कि एक तरफ हम आपसे दूसरी तरफ का भी सवाल पूछते हैं। किसानों को जो राहत मिली है आज, जिन 4 लोगों को आज अंतरिम जमानत दी गई है बिना अर्जी के, कोर्ट ने इस तरह से है कि जस्टिस के लिए, बैलेंस के लिए हम इन लोगों को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 साल तो कम से कम चलना है इस ट्रायल में। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि उनकी पेंडिंग है। किसान हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, हो सकता है उनके पास इतना पैसा ना हो, ना इतना पावर हो कि वो किसी तरीके से वहां पे आ सके। तो कोर्ट ने उनकी भी भावनाओं को देखते हुए, कि पहली पिटीशन तो उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उन्हीं के लिए आई थी, तो उन्होंने देखा होगा कहीं ना कहीं वो आए, इससे पहले ही उन्होंने उनके हित के लिए भी, कि उनको भी अब चूंकि साल भर से ये बंद है, तो साल भर से वो भी बंद हो गए कोर्ट में, उनका मैटर आएगा, फिर जाएगा इशू नोटिस, ये सारी प्रोसीजर अगर होती है, और उनका हाईकोर्ट में शायद पेंडिंग है अभी बेल का। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रकरण को देखते हुए क्यों ना उनको भी, चूंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसको ये पावर है, वो अगर कहीं किसी के साथ अगर जो जस्टिस नहीं दिखती है, तो वो उसके लिए भी कुछ कर सकती है। उसी को देखते हुए उन्होंने जो है उन परिवारों को भी राहत दी है। कि आप संतुष्ट तो हैं, आप संतुष्ट तो हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनके साथ थोड़ी रियायत बरती हो गई है और उसका वो गलबेजा इस्तेमाल कर सकते हैं मोनू? बस यही एक डाउट है कि चूंकि इनका ऐसा रुतबा और प्रभाव जो चल रहा है, उससे ये लगता है। आपने देखा होगा कि इन्होंने, पत्रकार ने भी जब क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इन्होंने किस तरीके से उसके साथ बदतमीजी से पेश आए थे। ये हमें याद है, दृश्य अभी भी हमें याद है कि जी बिल्कुल। अभी हम वैसे आपने बहुत अच्छे सवाल इस वक्त छेड़े हैं त्रिपाठी जी, लेकिन हमें माफ कीजिएगा, हमें इस डिबेट को, इस डिस्कशन को थोड़ा अब खात्मे की तरफ ले जाना होगा। एक आखिरी टिप्पणी अभिषेक जी हम आपसे लेना चाहेंगे, किस तरह से आप इस केस को आगे जाता देख रहे हैं? क्या होगा, किस तरह से ट्रायल चलेगा जब इतने सारे एक्सटेंसिव विटनेसेस हैं? एक आखिरी टिप्पणी में आपको 30 सेकंड का समय दे रही हूँ। देखिए, मुझे जहां तक लगता है अब ट्रायल बिल्कुल फेयर होगा। किसी कोर्ट पे कोई स्पर्शन, कोई दबाव में नहीं होगा, कोई कारण नहीं, कोई दबाव का कोई कारण नहीं। न्यायपालिका वैसे भी स्वतंत्र है हमारे देश में, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ जजेस बिल्कुल फ्री है, फेयर है, उन्हें कोई अब दिक्कत है नहीं। हाँ, मैं बस यही समझता हूँ कि अगर कोर्ट जो है ये इतने एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए अगर कोई कमिश्नर अपॉइंट कर दे, तो मुझे लगता है कि ट्रायल थोड़ा सा एक्सपेडाइट हो जाएगा। जो 5-10 साल जो हम लोग अप्रीहेंड करते हैं कितना समय लग सकता है, वो 2-3 साल में कहानी कंक्लूड हो सकता है। इससे ज्यादा अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी और त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को आज जमानत मिली है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 किसानों को भी जमानत दी है जिनको लखीमपुर खीरी कांड में FIR में जिनको अक्यूज बनाया गया था, जो पिछले 1.25 साल से ज़्यादा से जेल में हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बैलेंस बनाने के लिए और जस्टिस देने के लिए हमने इस तरह से स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह की जमानत दी है। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना है कि क्योंकि आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, इसलिए उनको ये आदेश दिया गया है कि वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों की ही सरहदों से बाहर रहेंगे। किसी विटनेस से, किसी गवाह से, किसी विक्टिम की फैमिली से, परिवार वालों से कोई बातचीत या कोई किसी तरह का कांटेक्ट नहीं रखेंगे, और जहां पर वो रहेंगे वहां के पुलिस और प्रशासन को बता कर रहेंगे, और हर हफ्ते उनको वहां जाकर हाजिरी भी देनी होगी। उनका पासपोर्ट भी कोर्ट ने जब्त करवा दिया है ताकि वो देश से बाहर भी ना जा सकें। अब किस तरह से ये ट्रायल चलेगा, क्योंकि हमने देखा संजय जी इतने दिनों तक ये जो मुद्दा चलता रहा, किसानों में काफी रोष का भी मुद्दा ये रहा, पॉलिटिकली भी ये काफी ज्वलंत मुद्दा रहा, क्योंकि इस तरह से एक तो प्रोटेस्ट हुआ, ऊपर से मंत्री का बेटा इन्वॉल्व हुआ, ऊपर से लोगों में ये था कि अगर हम सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं
तो हमें क्यों रोका जा रहा है? और दूसरी तरफ जो बाकी जो एरिया के रेजिडेंट्स थे उनका भी आक्रोश था कि इतने दिनों से सड़क पर इस तरह से हंगामा उनके लिए क्यों हो जान रहा है? आफत में लगी हुई है, तो जी। उन्होंने भी ये कहा था, कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि आप किसी भी उसमें अनंत काल तक आप अनंत सड़क काल जाम तक नहीं आप रख सड़क सकते जाम हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है। तो ये तमाम चीजें हर आदमी को विवाद का मुद्दा मिला था, और हर आदमी को ये समझ में आया कि उसको अपनी अपनी भूमिका कैसे अदा करनी है। तो इन तमाम चीज़ों पर अब हम इस बुलेटिन को अपने अंत की ओर लेके जा रहे हैं। अब हमारा समय आपसे मुलाकात का अब ख़त्म हो रहा है। गणतंत्र दिवस है, पूरा देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा है, कोर्ट कचहरियां बंद होंगी, तो कोर्ट लेकिन कचहरियां जब बंद कल हो, जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जो हाँ। हम बात करना चाह रहे हैं, आखिरी में जाते जाते आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 1000 से ज्यादा जजमेंट्स जो हैं भारतीय भाषाओं में अपलोड होंगी। जो कोई भी चाहे, याद रखिएगा 30,000 से ज्यादा जो इंग्लिश में जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की पिछले 50 सालों की, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और ESCR सिस्टम पर, जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे या इस पे ऐप पे जाएंगे तो ये वहाँ पर ECR है, ESCR SCR है, सुप्रीम कोई कोर्ट भी रिकॉर्ड। इसको आप जैसे ही टाइप करेंगे तो अभी फिलहाल तो वो सारा अपडेट हो रहा है, अपलोडिंग हो रही है। अब ये ऐसा उभर के आएगा, इसमें आपको कोई भी इसमें आप साइन इन जो चाहे कीजिए वो और जजमेंट आप सुप्रीम कैप्चा कोर्ट भर की के पढ़ आप सकते इसमें हैं। नंबर डालेंगे जिस भी केस का, तो आपको उसमें वो सारा अपनी जिस भाषा में जानना चाहेंगे उस भाषा की लिपि में आ जाएगा। और जो 10 भाषाएं हमने बताई हैं, हिंदी के अलावा तमिल है, ओडिया है, पंजाबी है, खासी है, गारो है, और असमी गुजराती है, असमी पंजाबी है, तो ऐसे बहुत सारे, नेपाली है, उसमें बहुत सारे 10 भाषाएं हैं। और इसका दायरा, भाषाओं का दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि जन जन तक न्यायपालिका, लोगों के द्वार ही नहीं, न्यायपालिका के फैसले आगाज से लेकर अंजाम तक सबको सरल बनाने का काम किया जा रहा है। और इसमें जिस चीज़ को जस्टिस दीपक मिश्रा ने शुरू किया था और जस्टिस रंजन गोगोई ने आगे बढ़ाया, उसके बाद जस्टिस बोबड़े ने आगे बढ़ाया चीफ जस्टिस होने के बाद, जस्टिस ललित के पास कम समय था लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और अब इसे एक पूरे अलंबरदार की तरह इस ध्वज को लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने इन 10 भाषाओं की शुरुआत की है और अभी तक 4 साल में 538 फैसले हिंदी में या बाकी अन्य भाषाओं में तर्जुमा हुआ उनका। लेकिन अब 1000 से ज़्यादा फैसले आ रहे हैं। और अयोध्या का जो सबसे चर्चित फैसला रहा वो शायद अगले महीने तक, ऐसी उम्मीद की जा रही है, वो काफ़ी एडवांस तक पहुंच चुका है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो अगले महीने फरवरी में वो आम जनता के लिए सुलभ हो जाएगा कई और भाषाओं में। इससे फायदा ये होगा कि जनता को अगर फैसले पढ़ने हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, कानून के बारे में कोर्ट ने क्या कहा, कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक जानकारी पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और हम देख रहे हैं कि ई-कोर्ट सिस्टम जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी और सरकार भी पूरी तरह से अपनी एफर्ट डाल रही है ये करने के लिए कि ताकि जिस को कोर्ट कचहरी के बारे में जानना हो या कोर्ट कचहरी का फैसला पढ़ना हो, कुछ रिसर्च करनी हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऐसे ही पढ़ने के मूड में हैं, स्कॉलर हैं या कोई भी ज्ञान ऐसे पे पास हुए, आप जानना चाहते हैं। इसमें मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें तो मीडिया में आ जाती है, बहुत सारी नहीं आती है। तो आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा। जब जस्टिस दीपक मिश्रा आए तो वो अपने साथ साथ जस्टिस रंजन गोगोई के भी साथ आए थे और उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई कि हम ऐसा एक प्लान है कि हम इसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जस्टिस रंजन गोगोई जब मीडिया लाउंज में मिलने के लिए आए हम लोगों से, तो ये परंपरा रही है कि चीफ जस्टिस जब नए आने वाले होते हैं तो उस समय भी वो पत्रकारों से मिलने आते हैं, कवर करने वाले रिपोर्टर से, और जब उनका जाने